पिछली क्लास में हमारी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों पर चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि गुणात्मक शोध किन पद्धतियों को अपनाते हुए, किन साधनों को अपनाते हुए किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों में एक महत्वपूर्ण प्रकार है मात्रात्मक और गुणात्मक शोध। आपने जाना था कि कैसे मात्रात्मक शोध सामाजिक अनुसंधान का तरीका बना जब से सांख्यिकी विधि का प्रयोग सामाजिक विषयों में शुरू हुआ। तब से सामाजिक घटनाओं को, कारणों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा और संख्यात्मक प्रस्तुति के आधार पर ही उनका विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया। ऐसे शोध को मात्रात्मक शोध कहा गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इसके जस्ट अपोजिट है क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध, जो किसी सामाजिक घटना, राजनीतिक घटना या किसी सामाजिक स्थिति, किसी कारण, किसी व्यवहार या किसी व्यक्ति की विशेषताओं और गुणों को ध्यान में रखते हुए इन विशेषताओं और गुणों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। और सामाजिक विज्ञानों में ज्यादातर जो शोध होते हैं वो गुणात्मक शोध ही होते हैं, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का सभी का संख्यात्मक विवेचन उस हद तक संभव नहीं होता सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। कोशिश हो रही है, लेकिन अब भी पूरी तरह सांख्यिकीय विधियों को राजनीति विज्ञान में या अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग में नहीं लाया जा सका है, क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, वो अपने स्वभाव से ही बहुत जटिल होती हैं, समझ में ना आने योग्य होती हैं और परिवर्तनशील होती है। इसलिए पारंपरिक रूप में गुणात्मक शोध ही इन सामाजिक विज्ञानों में किए जाते रहे हैं। हालांकि ये भी एक तथ्य है, जैसा आपने जाना था, कि कोई भी सामाजिक शोध ना तो पूरी तरह मात्रात्मक होता है कि उसमें संख्यात्मक विवेचना ही की जाए, और ना ही पूरी तरह गुणात्मक होता है, बल्कि इन दोनों का सम्मिश्रण होता है। हालांकि ये हो सकता है कि कोई सामाजिक शोध ज्यादा मात्रा में गुणात्मक हो या ज्यादा मात्रा में संख्यात्मक हो। मात्रा का फर्क हो सकता है, लेकिन कोई भी सामाजिक शोध ना तो पूरी तरह संख्यात्मक ही हो सकता है और ना ही पूरी तरह गुणात्मक हो सकता है। तो गुणात्मक शोध की विशेषताएं देखी थी हमने कि कैसे एक गुणात्मक शोध जो सामाजिक विज्ञानों में आयोजित किया जाता है वो गैर संख्यात्मक होता है, यानी इसमें विषय, वस्तु, कारक या घटना का संख्यात्मक विवेचन नहीं किया जाता, बल्कि उस विषय, उस वस्तु, उस घटना या उस व्यवहार की विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास तार्किक ढंग से किया जाता है। तर्क के आधार पर उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। और ऐसा शोध संख्यात्मक रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जैसा कि मात्रात्मक शोध में किया जाता है कि ग्राफ और चार्ट के रूप में उन संख्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। गुणात्मक शोध में गुणों को तथ्यों या ग्राफ के रूप में, सारणियों या ग्राफ के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो तथ्य होते हैं वो तथ्य भावनाओं के रूप में होते हैं, व्यवहार के रूप में होते हैं, विशेषता के रूप में होते हैं, और इन विशेषताओं को, इन भावनाओं को संख्या के रूप में, ग्राफ के रूप में प्रेजेंट
नहीं किया जा सकता। गुणात्मक शोध में स्पेशली क्यों और कैसे का विश्लेषण किया जाता है कि कोई घटना या कोई व्यवहार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी राष्ट्र के द्वारा, किसी समूह के द्वारा प्रदर्शित किया गया तो इसके पीछे कारण क्या था और वो व्यवहार कैसे प्रस्तुत किया गया, वो घटना कैसे हुई, इस पर गुणात्मक शोध ज्यादा फोकस्ड होता है। गुणात्मक शोध का प्रयोग कई बार जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं जिन्हें संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उनको भी अर्थ प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मतदान का अध्ययन अगर हम संख्यात्मक लिहाज से करें, मतदान आचरण का अध्ययन, हम ये जानना चाहें कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में महिला और पुरुष उम्मीदवारों की या महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो इसे हम संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके यदि छोड़ देते हैं तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें उस संख्या की व्याख्या करनी होती है, उस संख्यात्मक आंकड़े को अर्थ प्रदान करना होता है। कैसे अर्थ प्रदान करेंगे? हम ये देखेंगे कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है। और अगर हम ये पाते हैं कि पुरुष मतदाताओं की संख्या में और महिला मतदाताओं की संख्या में अंतर है तो हम उस अंतर की व्याख्या इस रूप में करेंगे। मान लीजिए महिलाओं की संख्या कम है, महिला मतदाताओं की संख्या कम है और पुरुषों की ज्यादा है, तो यहाँ पर इस संख्यात्मक भिन्नता को, संख्यात्मक अंतर को हम कैसे सार्थक रूप में प्रेजेंट करेंगे? हमारी व्याख्या ये होगी कि विभिन्न महिला जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद, विभिन्न महिला सहभागिता कानूनों के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं में आप देख रहे हैं कि महिलाओं को के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो इन तमाम प्रयत्नों के बावजूद क्यों महिलाओं की चुनाव में भागीदारी कम है, ये हमारा विश्लेषण होगा। और ये विश्लेषण ज्ञान पर आधारित होगा। अगर हमें इस विषय की जानकारी है कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सहभागी बनाने के लिए क्या क्या वैधानिक प्रयत्न किए गए हैं, कौन से कानून बनाए गए हैं, किन व्यावहारिक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, तो हम इस विषय की व्याख्या बहुत व्यापक रूप से, तर्क संगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और इस व्याख्या के आधार पर ही इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या कम है पुरुष मतदाताओं की संख्या के मुकाबले, या चुनाव में चुनावी सहभागिता की दृष्टि से, चाहे वो उम्मीदवार के रूप में हो या मतदाता के रूप में हो, वो सहभागिता महिलाओं की पहले के चुनाव की तुलना में बढ़ी तो है। यहाँ हम पहले का डाटा भी ले लेंगे, पहले के चुनाव में जो वोट प्रतिशत रहा है या महिला उम्मीदवारों की संख्या रही है, उन संख्या को भी लेकर एक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यद्यपि पहले के चुनाव के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अब भी अपेक्षित उपलब्धि इस दिशा में हासिल नहीं की जा सकी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई संख्यात्मक विवेचन सामाजिक शोध के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, तथ्यों को संख्या के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तब भी उन तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें उनका गुणात्मक विवेचन करना होता है, गुणात्मक शोध की पद्धति को अपनाते हुए। ये खासियत होती है गुणात्मक शोध की। और इसके साथ साथ जो गुणात्मक शोध होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, वो ज्यादातर व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता
सामाजिक शोध में ये दो टर्म अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी किसको कहते हैं? जब शोधकर्ता किसी विषय, वस्तु या घटना की विवेचना करते समय वो वस्तु, वो घटना, वो व्यवहार जिस रूप में घटित हुआ है उसी रूप में उसको प्रेजेंट करता है, तो ये अप्रोच वस्तुनिष्ठ अप्रोच माना जाता है। जैसे एक वस्तु निर्जीव रूप में होती है, उसमें कोई भाव नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती, वो सभी को एक ही जैसी दिखाई देती है, चाहे मैं देखूं या आप देखें या कोई और देखे। वैसे ही शोधकर्ता का अप्रोच, शोधकर्ता का दृष्टिकोण जब किसी भी विषय को उसके ओरिजिनल रूप में जैसा वो है उसी रूप में देखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसे हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण या वस्तुनिष्ठ अप्रोच कहते हैं। और इसके विपरीत जब हम किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी व्यवहार को एक व्यक्ति के रूप में अपने नजरिए से देखते हैं, एक व्यक्ति और वस्तु में क्या अंतर होता है? हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है, सोचने का तरीका भिन्न भिन्न होता है, हर व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, लेकिन वस्तु की अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होती। तो जब हम व्यक्तिनिष्ठ अप्रोच अपनाते हैं तो उसमें किसी वस्तु या घटना को व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर, व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं। एक ही घटना मुझे किसी और रूप में दिखाई देती है, आपको किसी और रूप में दिखाई देती है, किसी तीसरे को किसी और रूप में दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है कि मेरा उस घटना को देखने का दृष्टिकोण अलग है, आप किसी और दृष्टिकोण से देख सकते हैं, तीसरा व्यक्ति किसी और दृष्टिकोण से देख सकता है। और वो दृष्टिकोण कैसे निर्मित होता है? अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, हमारी सोच के दायरे के आधार पर। जितना हमारा ज्ञान संकीर्ण होगा, किसी वस्तु के, किसी घटना के बहुत कम पक्षों को हम विश्लेषित कर पाएंगे, और जितना ज्यादा हमारा ज्ञान का दायरा होगा, सोच का दायरा होगा, अनुभव का दायरा होगा, उतना ही उस विषय या घटना के विभिन्न पक्षों को विश्लेषित करने में हम सक्षम होंगे। तो जब शोधकर्ता व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाता है तो इसका मतलब है कि शोधकर्ता किसी वस्तु या घटना या व्यवहार की व्याख्या करते समय जाने अनजाने में अपनी जो पसंद होती है, अपना जो दृष्टिकोण होता है, उसको मिला देता है, उसको वही दिखाई देता है जैसा वो सोच रहा होता है। इसको कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी, अगर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाते हुए इस ऑनलाइन क्लास का विश्लेषण करें तब आप क्या कहेंगे? जैसा हो रहा है बिल्कुल उसको उसी रूप में प्रेजेंट करेंगे कि आपकी क्लास ऑनलाइन चलती है, समय पर होती है, और कभी 2 बच्चे उपस्थित होते हैं, कभी 4 बच्चे उपस्थित होते हैं, कभी 8 बच्चे उपस्थित होते हैं। जैसा हो रहा है उसको उस रूप में प्रेजेंट कर दिया। ये कैसा दृष्टिकोण है? वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है। व्यक्तिनिष्ठ क्या होगा? हर स्टूडेंट अपनी पसंद के आधार पर इसकी व्याख्या करेगा। किसी को अगर ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं आती है तो वो इसको इस रूप में व्याख्यायित करेगा कि 2 बच्चे ऑनलाइन क्लास में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि चीजें क्लियर नहीं हो पाती दूर से, या कोई कहेगा कि नेटवर्क की, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम
आ रही है, या कोई कहेगा कि हम तो ऑफलाइन क्लास के इंतजार में बैठे हैं इसलिए इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हम ऑनलाइन क्लास को पसंद नहीं करते हैं इसलिए मुझे ये उपयोगी नहीं लगती। हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत सोच के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार इसकी व्याख्या करेगा। ये प्रवृत्ति कैसी हुई? व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति। तो ये दो तरह की प्रवृत्तियां सामाजिक शोध के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो मात्रात्मक शोध चूंकि संख्यात्मक रूप में प्रेजेंट किया जाता है इसलिए वो ज्यादातर वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन जो गुणात्मक शोध होता है जिसमें किसी वस्तु या घटना या विषय की विशेषता बताई जाती है, विशेषता स्पष्ट की जाती है, उसकी खूबी का वर्णन किया जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है, वहां पर शोधकर्ता का दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि न चाहते हुए भी शोधकर्ता अपने दृष्टिकोणों, अपने मूल्यों को अपने शोध कार्य में सम्मिलित कर देता है। उसे वही दिखाई देता है तथ्य के रूप में जो वो सोचता है, जो वो पसंद करता है, और उससे बचना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इसके साथ साथ गुणात्मक शोध का प्रयोग सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। जब शोध कार्य किया जाता है तो कुछ हाइपोथेसिस निर्मित की जाती है जो पूर्व निष्कर्ष होता है अध्ययन का, जिसकी टेस्टिंग की जाती है शोध के दौरान। तो इन परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए अक्सर गुणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, यानी शोधकर्ता पहले ही विषय के बारे में कुछ सिद्धांत निश्चित कर लेता है, कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है, उसके बाद वो तथ्यों के माध्यम से उसको पुष्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि गुणात्मक शोध जो ज्यादातर व्यक्तिनिष्ठ होता है, निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है कि शोधकर्ता अपने कार्य में ईमानदार हो और परिश्रमी हो। ईमानदार होने का मतलब ये है कि तथ्य जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं उसको उसी रूप में विश्लेषित किया जाए, उसमें किसी तरह अपने पूर्वाग्रह को जोड़ने से बचा जाए, अपने मूल्यों, अपने दृष्टिकोणों को जोड़ने से बचा जाए, और तथ्य को उसके हुबहू रूप में प्राप्त करने के लिए परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। फील्ड में जाकर लोगों का साक्षात्कार करके, लोगों से प्रश्नावली भरवाकर, अवलोकन करके तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं। तो इस तथ्य संकलन के लिए परिश्रम की भी जरूरत होती है, तब जाकर गुणात्मक शोध सफल हो सकता है। अब हम देखेंगे कि गुणात्मक अनुसंधान करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान भी कई तरीकों से संपन्न किया जाता है। उनमें पहला तरीका है वैयक्तिक अध्ययन, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि जब शोधकर्ता किसी एक विशेष घटना को लेकर या किसी विशेष व्यक्ति को लेकर या किसी विशेष व्यक्ति समूह को लेकर उस पर ही अध्ययन करता है, तो ऐसा अध्ययन केस स्टडी कहलाता है, वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। जैसे यदि कोई शोधकर्ता शिक्षकों के वर्ग पर कोई अध्ययन करना चाहता है कि शिक्षक समुदाय की, शिक्षक वर्ग की क्या समस्याएं हैं, उनमें क्या संभावनाएं मौजूद हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं या उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, मौजूदा समय में चुनौतियां क्या हैं, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सरवाइव करने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को उसके वास्तविक अंजाम तक, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। जब हम इस ग्रुप को फोकस करके अध्ययन करते हैं तो वो वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। ये केस कोई घटना भी हो सकती है, जैसे इस समय
कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इस घटना को केंद्र में रखकर भी कोई शोधकर्ता शोध कार्य कर सकता है। ये भी एक केस स्टडी होगी। मजदूर वर्ग को लेकर किया जा सकता है, या किसी सांस्कृतिक इकाई को, किसी संस्था को भी अध्ययन का आधार बनाया जा सकता है। जैसे आप ले सकते हैं कि पैंडेमिक के दौर में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसा रहा। केवल गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन पर ही जब आप अध्ययन करेंगे तो ये आपकी केस स्टडी होगी, और इस अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे वो निष्कर्ष सामान्य रूप से सभी तरह के जिला प्रशासन पर लागू हो जाएगा। तो वैयक्तिक अध्ययन भी गुणात्मक शोध का एक तरीका होता है, जिसमें किसी एक विशेष केस को लेकर उसके बारे में तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। दूसरा जो तरीका है गुणात्मक शोध का, वो है सहभागी अवलोकन। गुणात्मक शोध करते समय जो अध्ययनकर्ता होता है, शोधकर्ता होता है, वो तथ्यों को, आंकड़ों को कैसे संकलित करता है। तथ्य संकलन की बहुत सारी विधियां होती हैं, इन सारी विधियों पर भी अलग से चर्चा होगी हमारी। गुणात्मक शोध में जिस तथ्य संकलन की प्रविधि का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वो है सहभागी अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना। तो जब शोधकर्ता किसी वस्तु, घटना या व्यवहार की विशेषता जानने के लिए उसका अवलोकन करता है, नजदीक से जाकर उसको देखता है, अपनी इंद्रियों के आधार पर समझता है उस घटना को, उसका विश्लेषण करता है, तब ये अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं है होता, बल्कि समझना भी होता है। एक भीड़ को हम देख रहे हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, भीड़ में शामिल हर व्यक्ति का आचरण अलग अलग हो सकता है और कुछ व्यवहार के सामान्य रूप भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता क्या देखता है? वो न केवल देखता है बल्कि चीजों को समझने की कोशिश भी करता है कि अगर भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग इस व्यवहार को कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या हो सकती है। उसके बारे में वो उनसे पूछ सकता है, उनके हाव भाव देख सकता है, भाव भंगिमा देख सकता है। अवलोकन में ये सारी बातें शामिल होती हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? उस वस्तु, उस घटना या उस भीड़ की विशेषता का पता लगाना। गुणात्मक शोध में विशेषता का पता ही तो किया जाता है, तो वहां पर शोधकर्ता अवलोकन की विधि का प्रयोग करता है। अब अवलोकन के साथ जुड़ गया है सहभागी। कैसा अवलोकन? सहभागी अवलोकन। सहभागी का मतलब होता है कि जब शोधकर्ता उसी समूह का अंग बन जाता है जिस समूह से उसे तथ्य प्राप्त करने हैं, जिस समूह के व्यवहार को जानना है, जिस समूह की विशेषता को जानना है, जब शोधकर्ता स्वयं उस समूह का अंग बनकर नजदीकी से उस समूह का अवलोकन करता है, उस समूह के लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो उसको सहभागी अवलोकन कहते हैं। अब सहभागी अवलोकन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति, बहुत स्वाभाविक होता है हर व्यक्ति के लिए, कि जब कोई बाहरी व्यक्ति उसके सामने आता है जिसको वो बहुत अच्छी तरह नहीं जानता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? नो मैम। शुरू से ही नहीं आ रही है? नहीं मैम अब आ रही, नहीं मैम आ रही थी शुरू में, तो मैम अभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है मैम।
ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटे। ओके। तो सहभागी अवलोकन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जिस समूह का अध्ययन हम करने जाते हैं, शोधकर्ता जाता है, समूह में शामिल लोगों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब वो किसी बाहरी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके सामने स्वाभाविक आचरण नहीं करते, वो अपने बदले हुए बनावटी रूप को प्रेजेंट करते हैं। होता है ऐसा? अब घर में ही कोई ऐसा मेहमान आता है जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे व्यवहार में स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, एक बनावटीपन आ जाता है। हम स्वाभाविक ढंग से उससे नहीं मिलते, जैसा कि अन्य घनिष्ठ मेहमानों के साथ मिलते हैं जिनसे हम कई बार मिल चुके हैं। तो जो शोधकर्ता होता है वो भी जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा होता है उस समूह के लोगों के लिए अनजाना होता है। तो अनजाने व्यक्ति के सामने वो अपनी सारी बातें ओपनली नहीं रख सकते, खुलकर नहीं रख सकते, लेकिन शोधकर्ता को उनकी वास्तविक विशेषता को जानना है, उनके वास्तविक व्यवहार को जानना है। तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता क्या करता है कि वो पहले उस समूह का अंग खुद बन जाता है। वो समूह को पता नहीं चलने देता कि वो कोई बाहरी व्यक्ति है, पहले उसका सदस्य बनता है, उसके साथ घुल मिल जाता है। समूह के सदस्य ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी हमारे जैसा ही है, हमारे ही समूह का अंग है, इसलिए वो अपनी सभी बातें उसके साथ शेयर करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता उनकी विशेषताओं को, उनके व्यवहार को नजदीकी से समझ पाता है, अध्ययन कर पाता है, और उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठता की तरफ बढ़ता है। उसके तथ्य प्रामाणिक होते हैं और इन प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर वो उस समूह की विशेषताओं, उस समूह के व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर पाता है। और ऐसे में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो ज्यादा वैज्ञानिक निष्कर्ष होते हैं। तो सहभागी अवलोकन भी गुणात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण तरीका बनकर उभरा है। तीसरा जो तरीका है गुणात्मक शोध का वो है सामूहिक साक्षात्कार। किसी घटना या व्यवहार के गुणात्मक विश्लेषण के लिए, उसके गुणों को स्पष्ट करने के लिए, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आमने सामने उस समूह के लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए। और ये संपर्क कैसे होता है? साक्षात्कार के माध्यम से होता है, इंटरव्यू के माध्यम से होता है। ऐसा साक्षात्कार सामूहिक साक्षात्कार होता है, यानी शोधकर्ता जिस समूह का अध्ययन करना चाहता है, जिस समूह की विशेषताओं को स्पष्ट करना चाहता है, उस समूह में शामिल लोगों का अलग अलग साक्षात्कार ना लेकर एक साथ उनसे कुछ प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के जवाब चाहता है। ऐसे साक्षात्कार को सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। सामूहिक साक्षात्कार क्यों करता है शोधकर्ता? क्योंकि ऐसा करने से उसके समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अलग अलग एक एक व्यक्ति से इंटरव्यू लेगा तो उसे ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा श्रम लगेगा हर व्यक्ति से अलग अलग संपर्क करने में। और सभी व्यक्तियों को, उस समूह में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं, सबको अगर एक जगह पर इकट्ठा करके सबसे एक ही सवाल पूछता है और उनके अलग अलग आंसर कलेक्ट करता है, तो ऐसा करना शोधकर्ता के लिए व्यावहारिक दृष्टि से ज्यादा सहज होता है। साथ ही सामूहिक साक्षात्कार में जब वो कोई प्रश्न पूछता है विषय के बारे में, समूह से कुछ जानना चाहता है, तो उस समूह की क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो रही, एक व्यक्ति से सवाल पूछा जा रहा है, दूसरे व्यक्ति का रिएक्शन क्या हो रहा है, उस रिएक्शन के बाद काउंटर रिएक्शन क्या हो रहा है,
इसको भी शोधकर्ता देखता है, ऑब्जर्व करता है। ये सामूहिक साक्षात्कार का फायदा होता है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया जो उसको सामूहिक साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य बन जाती है, जिन तथ्यों का विश्लेषण करके वो निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। ऐसा साक्षात्कार विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जब साक्षात्कार किया जाता है समूह में शामिल लोगों से, तो विषय के बारे में जो दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन के व्यवहार हैं, उनके बारे में लोगों की समझ क्या है, लोग उसको किस रूप में देखते हैं, तो उससे शोधकर्ता के सामने लोगों के अनुभव, उनके ज्ञान साझा होते हैं। और ऐसा सामूहिक साक्षात्कार से ही संभव होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे कोविड-19 के पीरियड में मास्क लगाना या ना लगाना कानूनी दृष्टि से कितना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या दंड है, स्वास्थ्य का हानि लाभ तो छोड़ दीजिए, कानूनी मसले उसमें क्या है, लोगों की दृष्टि क्या है मास्क को लगाने को लेकर, इस विषय में तमाम न्यूज चैनल्स के द्वारा समय समय पर लोगों के साथ इंटरव्यू किए जाते हैं, साक्षात्कार किए जाते हैं। ये साक्षात्कार सामूहिक होते हैं स्वाभाविक रूप से। तो ऐसा ही कोई भी विषय जो शोधकर्ता के द्वारा चुना गया है, उस विषय के संबंध में जब सामूहिक साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाता है, तो विषय से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू, बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारी दृष्टियां, बहुत सारे दृष्टिकोण जो साक्षात्कारकर्ताओं से उसे प्राप्त होते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं। हालांकि व्यवहार में सामूहिक साक्षात्कार की पद्धति को अपनाने में कठिनाई आती है। कठिनाई क्या होती है कि समूह में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार रखता है या वो पूरे समूह का विचार है, इसमें भेद करना कई बार शोधकर्ता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस पद्धति का लाभ शोधकर्ता तभी उठा सकता है जब उसके अंदर उच्च कोटि का नेतृत्व करने की क्षमता होगी, वो समूह को निर्देशित कर पाएगा। भीड़ में कई बार आवाजें आती है, कई बार शोर होता है, कई बार कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है। ऐसी स्थिति में एक एक करके सबको बोलने का मौका देना, महत्वपूर्ण की बात को सामने लाना, ये शोधकर्ता की योग्यता पर निर्भर करता है। और इस पद्धति को अपनाकर उसे वास्तविक तथ्य तभी हासिल हो सकते हैं जब खुद शोधकर्ता में नेतृत्व की क्षमता हो, नेतृत्व का गुण हो। तो ये भी एक पद्धति है जो गुणात्मक शोध में तथ्यों के संकलन के लिए अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त दृश्य और पाठ्य सामग्री का विश्लेषण, जिसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, ये भी गुणात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण साधन है। शोधकर्ता को तथ्य प्राप्त हो जाते हैं, सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिस विषय के बारे में वो अध्ययन करता है उसके बारे में। लेकिन ये सूचनाएं उसे बहुत सारे माध्यमों से प्राप्त होती हैं, जैसे टेलीविजन आप देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, बहुत सारे लेख निकलते हैं, शोधालेख निकलते हैं, सूचनाएं निकलती हैं। टेलीविजन पर आप देखते हैं कि विभिन्न विषयों पर चर्चाएं, परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं और इनके माध्यम से प्रचलित विचार हैं, विश्वास हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता है और तार्किक माध्यम से उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है।